हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल इक्विवर्स। सो आज भी हम लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस में सेकंड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ में हम लोग स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं ऑन टेक्निकल बेसिस। उसके पीछे का क्राइटेरिया है कि स्टॉक जो है वो प्रीवियसली अप ट्रेंड में होना चाहिए, एंड अगर वो अप ट्रेंड में है तो अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज बेसिंग फेज में है। एंड यहाँ से हम लोग को एक न्यू रैली के लिए हम लोग एक टारगेट कर रहेंगे। न्यू जब भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो जो अभी रैली का कंटिन्यूएशन अपने को देखने को मिलेगा, तभी एंट्री करके उसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक मोमेंटम यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो ये रहा टेक्निकल साइड पे हम लोग को स्टॉक को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड फंडामेंटल साइड हम लोग ये जो रैली अपने को स्टॉक में देखने को मिल रही है उसके पीछे क्या कैटलिस्ट हो सकता है, उसके पीछे क्या सपोर्टिव बिजनेस साइड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ओवरऑल हम लोग टेक्निकल एंड फंडामेंटल का एक टेक्नो फंडा एनालिसिस करके यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू स्विंग मोमेंटम कैच करने का हम लोग का गोल रहेगा। ये वीडियो में ये स्टॉक में अपने को जो भी स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें स्विंग मोमेंटम को कैच करके यहाँ पे चलने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते। आज हम लोग सेकेंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अवंती फीड्स लिमिटेड। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बार डिस्क्लेमर बता दूं, तो मैं ये जो हम लोग यहाँ पे स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, ये मेरा एनालिसिस है एंड दिस इज़ द वे आई डू एनालिसिस एंड दिस इज़ माय अप्रोच। सो ये अप्रोच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अप्रोच। थ्रू दिस अप्रोच मुझे एक ट्रेडिंग में अच्छा खासा यहाँ पे एक चेंज देखने को मिला। सो आई एम ट्राइंग टू शेयर सेम जो मेरा प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप भी वैसे एनालिसिस करके आप भी वो वे के थ्रू यहाँ पे स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपना फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि एक मिनट चार्ट पैटर्न में पहले शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ, अभी ये रहा अवंती फीड का यहाँ पे स्टॉक पैटर्न। स्टॉक मेरे स्क्रीनर में कैसे आया, तो टेक्निकली इसको मैंने ट्रैक किया जब ये एक रैली देखने को मिला। एंड सो ये स्टॉक ऐसा नहीं है मैंने फंडामेंटल्स पहले ट्रैक किए फिर इसको मैं अभी टेक्निकली ट्रैक कर रहा हूँ, नहीं। ये स्टॉक जो है वो पहले मैं टेक्निकली ट्रैक किया हूँ एंड उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस किया है। ओके, अभी देखो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है अपना, तो अप ट्रेंड अपने को स्टॉक में होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टॉक में थर्ड फेब से यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ से सेकेंड फेब के क्लोजिंग से भी यहाँ कैलकुलेट करूँ तो 77% का यहाँ पे एक पूरा वन साइड रैली अपने को स्टॉक में देखने को मिला। ओके, अभी ये रैली आप देखो, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग और डीपर। तो स्टॉक एक यहाँ पे पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में था, साइडवेज फेज में था। देन यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम स्पाइक एंड देन वहाँ पे फिर सेकेंड दिन वॉल्यूम स्पाइक एंड सेम ये रैली पूरा एक कंटिन्यूशन रहा। ये फुल रैली में आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग कितना अच्छा था। सो बहुत बार क्या होता है ना, पंप एंड डंपिंग होता है स्टॉक्स में, स्टॉक्स ऊपर आते हैं बट वो फॉलो अप नहीं करते। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉलो अप बाइंग भी स्टॉक में अपने को देखने को मिला। सो दिस इंडिकेट्स अकॉर्डिंग टू मी कि यहाँ पे जो स्टॉक में डिमांड आया है या फिर स्टॉक में जो मनी फ्लो आया है, नॉट और रिटेल पार्टिसिपेंट्स के थ्रू आया है, यहाँ पे एक स्मार्ट मनी का इंक्लूजन हुआ है। ऑपरेटर नहीं बोल सकते बट इंस्टीट्यूशंस मनी का यहाँ पे एंट्री हुआ है स्टॉक में। एंड उसके बाद हमें ये जो स्टॉक पैटर्न या फिर चार्ट का जो वॉल्यूम पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ से अपने को एक क्लियर साइन दिख रहा है कि अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक में अपवर्ड रैली अपने को देखने को मिल रहा है। अभी सेकेंड थिंग हम लोग देखेंगे तो ये पूरे टाइम पे अगर हम लोग इसको मार्केट से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे नीचे में मिड कैप का स्टॉक चार्ट पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। स्टॉक का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ के अराउंड कुछ है। सो एक मिनट यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देखो 23 जानना, एक मिनट, रीसेट। ओके, सो जब भी ये रैली था मार्केट में तो मिड कैप आप देखो यहाँ पे सेम फेज में एक साइडवेज बोल सकते हैं, एक चॉपी मार्केट फेज में था। एंड जहाँ से मार्केट गिरा है पूरा, आप देखो ये लेवल से जब भी स्टॉक ने हाई बनाया, सेम लेवल से मार्केट जब भी मिड कैप 12% गिरा है। स्टॉक में आप देखो यहाँ पे ओनली 22% का चलो सेलिंग है मैं बोल सकता हूँ, बट उसके बाद देखो ये एक एक्सपेक्टेड है। मतलब मिड कैप अगर 12% गिर रहा है, स्टॉक 20% गिर रहा है, तो इट इज़ काइंड ऑफ हम लोग ओके बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें रैली भी देखो आप, पहले जो रैली है वो 70-80% का रैली है। तो एक मार्केट जब इतना गिर रहा है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लोग पैनिक में बेचेंगे। एंड दिस इज हम लोग बोल सकते हैं जब तक स्टॉक
जैसे मतलब ऐसे मार्केट फॉल में 10-20% तक गिर रहे तो हम लोग उसको एक अच्छा स्टॉक बोल के चलते हैं, क्योंकि आप ऐसे मार्केट में बाकी स्टॉक्स देखो तो वहाँ पे आपको 40-60% का ऑलरेडी फॉल देखने को मिला है। सो ओवरऑल ये जो एक 20% का फॉल है, एंड उसके बाद देखो स्टॉक जब ये मार्केट गिर रहा है तो पूरा एक साइडवेज फेज में है। ओके, यहाँ पे मार्केट में स्टॉक गिर नहीं रहा। सो व्हाट दिस इंडिकेट्स एक्चुअली कि यहाँ पे फर्स्ट सप्लाई आया, स्टॉक में सप्लाई आया, सेलिंग आया, वो जो सेलिंग कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे अर्ली स्टेज पे जो लोग ने यहाँ पे लिया होगा वो प्रॉफिट बुक करके चले गए, निकल गए होंगे रिटेलर्स। जिनको लगा होगा कि मार्केट गिर रहा था वो प्रॉफिट बुक करके चले होंगे, एंड फिर उसके बाद एक बाउंस बैक एंड बाउंस बैक। सो अभी साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में तो सप्लाई जो आ रहा है मार्केट में, आप वॉल्यूम पे देखो, वॉल्यूम्स पे सेलिंग बेस का कैंडल पूरा एक ड्राइड अप वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब सप्लाई इतना हैवी नहीं है, सेलिंग इतना हैवी नहीं हो रहा है, एंड अगर सेलिंग आ भी रहा है तो स्टॉक का प्राइस ज़्यादा गिर नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। हो सकता है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो सब यहाँ पे जो भी सप्लाई आ रहा है या फिर लोग जो है इसमें कुछ जानते हैं, उसके कारण इस स्टॉक को ज़्यादा बेच नहीं रहे। ओके, सो ये एक की कैरेक्टर हम लोग टेक्निकल इस पे प्राइस एक्शन के थ्रू समझने का चाहेंगे, समझ रहे हैं यहाँ पे कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना है अपने को। यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है एंड अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में है, एक टाइटनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड वॉल्यूम फुल्ली यहाँ पे ड्राइड अप है। तो वही चीज़ें सप्लाई आ रहा है तो एब्जॉर्ब हो रहा है एंड पूरा एक सेलिंग प्रेशर को, सेलिंग इतना हो भी नहीं रहा है मार्केट में जितना आप लोग देखो बाइंग देखने को मिला। ओके, अभी आते हैं इसके फंडामेंटल साइड की तरफ। हाँ, तो फंडामेंटल साइड में देखो यहाँ पे अपने को फुल्ली डीप डाइव रिसर्च नहीं करना है, अपने को स्टॉक को 2-3 साल के लिए होल्ड करके नहीं चलना है। अपने को ये जो स्टॉक का बेसिक क्राइटेरिया है वो समझो, क्यों हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने को टेक्निकल बेस पे अच्छा लग रहा है, टेक्निकल पैटर्न इसका अच्छा लग रहा है, एक रैली एंड एक कंसोलिडेशन फेज अपने को देखने को मिल रहा है, एंड हम लोग यहाँ पे वो कंटिन्यूएशन ऑफ रैली का हम लोग यहाँ पे प्ले करने का ट्राई करें। सो बिजनेस का हम लोग बिजनेस साइड, एनालिसिस साइड हम लोग एक ओवरऑल बिजनेस का व्यू देके चलेंगे, एक फुल डीप डाइव एनालिसिस नहीं करेंगे, अपना टाइम फ्रेम भी उतना नहीं है 3-4 साल का। ओके, सो फंडामेंटल करते समय बहुत लोग ये एक चीज़ गलती कर देते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप डाइव रिसर्च एनालिसिस कर देते हैं। नो डाउट अच्छा होता है, मतलब अच्छा है, आपके व्यू को सपोर्टिव रहेगा, बट इशू क्या होता है ना कि कभी कभी आप वो फंडामेंटल व्यू लेके चलते हो तो एक बार आप बायस हो जाते हो स्टॉक में। सो अपने को बायस नहीं होना है, अपने को टेक्निकल देख के एंट्री करना है, अपने को रिस्क मैनेजमेंट देख के एंट्री करना है। सो उसके लिए एक ओवरऑल बिजनेस का ओवरव्यू हो, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा हो वो जानना है। क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसके पीछे का भी अलग रीज़न है, क्योंकि बहुत बार ऐसे स्टॉक अपने को लिस्ट में आएंगे, आप अप ट्रेंड में मिलेंगे आपको, जो पंप एंड डंपिंग वाले स्ट्रेटेजी थे, मतलब जिसमें कुछ होता नहीं है बट ऑपरेटर वो स्टॉक को पंप कर रहा होता है। सो हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो रैली आ रही है तो उसका क्या पीछे का रीज़न है वो समझने का ट्राई कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, कैपेक्स हो सकता है, कैपेक्स गाइडेंस हो सकता है, कंपनी यहाँ पे फ्यूचर गाइडेंस इंक्रीज़ कर रही है रेवेन्यू का, या फिर कुछ इंडस्ट्री में टेलविंड्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सो उसके पीछे जो की कैटलिस्ट है हम लोग वो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो फाइंड आउट करके उसको हम लोग टेक्निकली जाके देखेंगे, स्टॉक में जब भी अच्छी एंट्री लगेंगे तो एंट्री करेंगे। ओके, सो अभी बैक टू अवंती फीड बिजनेस। सो 16,000 का मार्केट कैप है, अर्लियर मैंने 20,000 बोला था। ओके, वो हाईएस्ट पॉइंट पे 20,000 के अराउंड रहेगा। सो यहाँ पे मैं एक मेरी मिस्टेक करेक्ट करता हूँ। बिजनेस का ओवरऑल हम लोग अगर व्यू देखेंगे ना तो देखो कंपनी क्या करती है, अवंती फीड्स इज ए लीडिंग एक्वाकल्चर कंपनी स्पेशलाइजिंग श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग एंड श्रिम्प प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट। ओके, ये दो मेजर सेगमेंट है। श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग मतलब श्रिम्प जो रहते हैं, प्रॉन्स जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं, उसका जो खाना रहता है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम कंपनी करती है। मतलब श्रिम्प्स का जो रहता है फार्मिंग होता है, जैसे नॉर्मल फूड का फार्मिंग होता है वैसे श्रिम्प्स का भी फार्मर्स रहते हैं, वो लोग फार्मिंग करते हैं एंड उसके लिए वो पॉन्ड्स बना के उसमें फार्मिंग किया जाता है, तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड यहाँ पे सर्व करना पड़ता है, देना पड़ता है। सो वो जो फूड रहता है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम अवंती फीड करती है। एंड सेम यहाँ पे उनका सेकेंड यूनिट भी है, श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट यूनिट। सो मतलब समझो ये जो श्रिम्प रहते हैं उसको जब भी वो बड़े हो जाते हैं, फार्मिंग उनका कंप्लीट हो जाता है तो उसको यहाँ पे बेचना भी रहता है, तो वो सेम श्रिम्प्स को यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ये करती है, प्रोसेस करती है, फ्रोज करती है एंड उसका एक्सपोर्ट करती है। ओके, सो एक पूरा आप समझो एक वैल्यू एडेड का पूरा एक चेन बोल सकते हैं हम लोग इसमें, कि कंपनी पहले श्रिम्प का एक फूड भी क्रिएट करती है, वो फूड पहले फार्मर्स को बेचती है, देन फार्मर्स यहाँ पे वो पूरा फार्मिंग करते हैं श्रिम्प्स का, देन वो जो श्रिम्प्स रहते हैं उसको कंपनी को ही सेल कर सकते एंड देन कंपनी वो जो श्रिम्प्स है उसको प्रोसेस करके उसको फ्रोजन करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया अनदर कंट्रीज़ में। अभी ये कंपनी का मेजर ऑफ द रेवेन्यू जो है, हम लोग अगर इसका चेक देखेंगे तो एक मिनट,
मेजर ऑफ द रेवेन्यू मैं बोलूँ आपको नॉर्थ अमेरिका के साइड से आता है। एंड कहाँ पे गया, यस, नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पे अगर देखेंगे Q3 FY26 में 64% ऑफ रेवेन्यू, यूरोप में 15% ऑफ रेवेन्यू है, एंड एशिया में यहाँ पे 19.5% ऑफ द रेवेन्यू अपने को एशिया से देखने को मिलता है। थर्ड जो है वो हैचरी ऑप्शन एंड पेट केयर भी इनका सेगमेंट है। देखो हैचरी बहुत ही स्मॉल है एंड पेट केयर इनका न्यू सेगमेंट है। पेट केयर में वो एनिमल फूड मतलब डॉग एंड कैट फूड पे यहाँ पे फोकस करें। हैचरी मतलब ये जो श्रिम्प्स रहते हैं ना उसके स्मॉल एग्स रहते हैं, उसको सीड्स बोला जाता है। उसको प्रोड्यूस करने का काम भी कंपनी ही करती है एंड देन वो फार्मर्स को सेल करने का काम भी करती है कंपनी वो सीड्स को। ओके, सो ये पूरा एक वैल्यू चेन है कंपनी का। अभी इसका समझते हैं हम लोग, इसका अभी की ये जो अपने को रैली देखने को मिली उसके पीछे का क्या रीज़न था। ओके, जैसे अभी हम लोग ने जो देखा ना कि उसका देखो नॉर्थ अमेरिका से 64.5% रेवेन्यू आता है। मेजरली जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के थ्रू यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है। एंड अगर आपको पता रहेगा अर्लियर यहाँ पे जब एक लास्ट टाइम था मतलब लास्ट ईयर में ट्रम्प ने जो एक्सपोर्ट्स पे मतलब इम्पोर्ट्स पे यहाँ पे टैरिफ जो थे अराउंड 50% कर दिए थे। एंड 2 फरवरी 3 फरवरी के अराउंड ये यूएस इंडिया का ट्रेड डील हुआ था एंड उस दिन यहाँ पे 15% से वो टैरिफ पूरे हटा दिए गए थे, 25% से हटा दिए थे एंड बाद में वो रशियन ऑयल वाले 25% हटा दिए थे। सो उसके बाद देखो सेकेंड डे अपने को ये जो स्टॉक में की जो अपने को एक अपवर्ड ये देखने को मिला है 19-20% का गैप अप, वो उसी के कारण था। तो ये एक कैटलिस्ट था बिजनेस का पहले ये रैली के पीछे। क्यों? क्योंकि यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड डील था वो 50% से यहाँ पे हटा दिया था, तो वो ट्रेड डील हो गया था। एंड यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखोगे तो 64% ऑफ द रेवेन्यू मतलब बहुत बड़ा एक चंक ऑफ द बिजनेस यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड उसमें यूएसए के थ्रू हो रहा था। तो अभी ये एक जो था वो पॉजिटिव मोमेंटम था। अभी कंपनी का जो है वो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगा आगे जाके, देन यहाँ मार्जिन्स को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अर्लियर जब भी 50% पे कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो एक बहुत बड़ा हिट यहाँ पे यूएस कंज्यूमर को भी लेना पड़ेगा प्राइस में, कंपनी को भी हिट होगा, तो डिमांड एक श्रिंक हो गया था। अभी वो डिमांड एक्सपेक्टेड है कि ये टैरिफ रिमूवल के बाद फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। हालांकि उसके बाद ही कुछ 10% टैरिफ फिर से लगाए गए थे, 18% 15% पे वो फिर से मूव बढ़ाने का चल रहा था, बट उसके बाद ईरान का इशू चालू हो गया। बट करंटली लास्ट कॉन कॉल में कंपनी ने भी 10-15% का वो टैरिफ्स का अभी भी इशू था ऐसे यहाँ पे गाइडेंस दिया था। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था कंपनी के लिए टैरिफ रिमूवल का। एंड उसके बाद ये एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। अवंती फीड में ही नहीं, ये जो फूड जो फ्रोजन फूड वाले हैं दूसरा स्टॉक्स भी है ना अपेक्स सोलर वगैरह, उसमें भी अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम वो टाइम पे देखने को मिला था। एपेक्स का अगर चार्ट देखेंगे हम लोग तो उसमें भी एक मिनट, तो उसमें भी देखो एक अच्छा खासा से 3 फरवरी को गैप अप देखने को मिला था, वहाँ पे भी रैली देखने को मिला था। तो ओवरऑल एक इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे अच्छा शिफ्ट प्राइसिंग में देखने को मिला, स्टॉक प्राइस में देखने को मिला था ड्यू टू दैट यूएस इंडिया टैरिफ जो डील हुआ था, ट्रेड डील हुआ था। सेकेंड थिंग कंपनी का अगर देखेंगे तो उसके बाद देखो कभी है ये डेट, एक मिनट, 11 फेब को यहाँ पे रिजल्ट आया था एंड 12 फेब को 18% का यहाँ पे ह्यूमंगस रैली अपने को देखने को मिला था। वॉल्यूम भी बहुत बड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम से वो रैली सपोर्टेड था। उसके पीछे का रीज़न क्या था ना कि अर्निंग्स जो थे कंपनी के वो भी इतने मतलब देखो अर्निंग कैसे हुआ था कि अर्निंग आए थे अच्छे खासे भी थे, बट एक मिनट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ कहाँ पे गया। यहाँ पे देखो Q3 से कंपेयर करेंगे 1,30,000 का यहाँ पे प्रोडक्शन था श्रिम्प फीडिंग बिजनेस इसका सेगमेंट का, वो यहाँ पे प्रोडक्शन डाउन था। श्रिम्प प्रोसेसिंग में यहाँ पे 4,000 से यहाँ पे अपने को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्शन के वॉल्यूम्स के टर्म्स में देखेंगे। बट श्रिम्प फीड में देखो मतलब जो सेल्स में अगर देखेंगे, सेल्स में यहाँ पे वॉल्यूम डी ग्रोथ था फीडिंग वाले इसमें, एंड श्रिम्प प्रोसेसिंग में भी हम लोग देखेंगे तो इतना खासा अच्छा खासा मोमेंटम नहीं था। अभी यहाँ पे अच्छा कहाँ पे हुआ है देखो, यहाँ पे हुआ है श्रिम्प फीड वाला जो रेवेन्यू वो भी साइडवेज था हम लोग बोलेंगे, बट श्रिम्प प्रोसेसिंग वाला जो रेवेन्यू है ना आप देखो 3,200 करोड़ से यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो ये इसमें 4,300, तो अराउंड 37% का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। तो बिजनेस को हम लोग देखेंगे तो वैल्यू मतलब जो दो टाइप का ग्रोथ आता है, एक प्राइस ग्रोथ है, एक वॉल्यूम ग्रोथ आता है। वॉल्यूम टर्म्स में यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिलेगा
बट प्राइस टर्म्स में यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जंप देखने को मिला था, वो भी श्रिम्प प्रोसेसिंग में, मतलब एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में। उसके पीछे मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस ये रीज़न दिया था कि इंक्रीज 37% ऑफ ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो था वो प्राइमरी ड्रिवन बाय एवरेज सेलिंग प्राइस रिलेशन एंड फेवरेबल फॉरेक्स रेट, मतलब फॉरेक्स पे जो गेन होता है, मतलब ड्यू टू रूपी यहाँ पे डिक्लाइन होता है उसके कारण जो गेन हुआ वो, एंड जो प्रोडक्ट रहेगा उस पर एवरेज प्राइस रियलाइजेशन बढ़ गया था। सेकेंड थिंग यहाँ पे वॉल्यूम टर्म्स में डी ग्रोथ था बट एबिटा मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था। एंड लास्ट ईयर की अगर बात करूँ मतलब ये जो Q3 रहा है वो पिक कंपनी के लिए हिट था, क्योंकि वहाँ पे 50% ऑफ द टैरिफ पे कंपनी वर्क कर रही थी। एंड सेकेंड यहाँ पे इशू चल रहा था ऑलरेडी Q2 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि रॉ मटेरियल्स जो है की रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज हो गए, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे आगे जाके एबिटा मार्जिन्स में अपने को डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बट हम लोग उधर देखेंगे ये टाइम का जो एबिटा मार्जिन्स था कंपेयर टू दैट लास्ट ईयर, Q3 FY25 में 14% के एबिटा मार्जिन्स थे, यहाँ पे 17% के एबिटा मार्जिन्स आए, फिर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते बिजनेस ने अच्छा खासा एक यहाँ पे मैनेज करके चला है बिजनेस को, क्योंकि आपको हेडविंड्स को भी फेस करना है, यूएस मार्केट में 50% टारिफ्स को भी फेस करना है, उसके बाद आपकी की रॉ मटेरियल्स के भी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग बोलेंगे ये जो सिचुएशन है उसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था Q3 ऑफ FY26, भले ही वो वॉल्यूम्स में अपने को डी ग्रोथ देखने को मिला। अभी एबिटा मार्जिन्स में मैनेजमेंट ने आगे जाके बोला है कि यहाँ पे और जो इम्प्रूवमेंट ये क्वार्टर में देखने को मिला है उसके पीछे का रीज़न ऐसा था कि रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका अकाउंटिंग जो है वो आने वाले Q4 में अपने को देखने को मिलेगा। Q3 में उसका अकाउंटिंग हुआ नहीं है, इसके कारण एबिटा मार्जिन्स में स्लाइड इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, बट वो इम्प्रूवमेंट Q4 में रिवर्स हो जाएगा ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड Q4 में अभी हम लोग देखेंगे अगर नहीं 9 मंथ का भी कंपेयर करें तो 9 मंथ के हिसाब से भी अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया है। सो ओवरऑल सेकंड जो अपना कैटलिस्ट था अर्निंग्स का, यहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट पीरियड में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो मैनेजमेंट अर्लियर गाइडेंस देता है उसको ऑफकोर्स बीट किया हो गया है। सो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। Q4 में पहले मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग का मार्जिन्स जो है वो थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पे अगर देखेंगे Q4 में टैरिफ्स का रिमूवल हो गया है तो यहाँ पे एक डिमांड रिटर्न आते हुए दिखेगा, एंड उसके कारण हमें एबिटा मार्जिन में फिर से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड वो लोग का जो मार्जिन गाइडेंस था अर्लियर गाइडेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का गाइडेंस जो था वो कुछ 14.6% का गाइडेंस है, एंड अगर आप देखेंगे मतलब पूरे FY26 का वो 14% का गाइडेंस दिया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। एंड कंपनी का अगर हम लोग फाइनेंशियल्स में देखेंगे एक मिनट, सो एनुअल बेस पे यहाँ पे देखो मार्च 25 में प्री टैक्स इनकम कितना मार्जिन, यार यहाँ पे नहीं है मार्जिन, एक मिनट, नेट मार्जिन, हाँ तो यहाँ पे 10.81% का एरे क्वार्टर लिए, एक मिनट प्राइस। सो नेट मार्जिन यहाँ पे 9.53% था, यहाँ पे भी कंपनी ने 11% का इम्प्रूवमेंट दिया है, एक अच्छा खासा मतलब बोल सकते गाइड। अगर डिस्पाइट दिस मतलब इतना हेडविंड वाला सिचुएशन, रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपको यूएस में जहाँ से आपका मेजर बिजनेस आ रहा है वहाँ पे आपको इतना बड़ा एक हेडविंड फेस करना पड़ रहा है, उसके बाद भी एक हम लोग बोल सकते हैं ये अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी के लिए, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू मेजरली हिट होना चाहिए था। अगर आप रेवेन्यू टर्म्स में भी देखोगे ना ओवरऑल, तो रेवेन्यू टर्म्स में भी कंपनी ने अच्छा खासा ही परफॉर्म किया है। आप देखो कहाँ पे गया ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल हो गया या P&L में इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। सो Q3 का ऑफ लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो Q3 ऑफ FY26 यहाँ पे साइडवेज भी रहा है, इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन है, बट वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग इसको जज करके नहीं चल सकते, क्योंकि वो टैरिफ्स का बहुत बड़ा एक सिचुएशन चल रहा था। एंड PBT मार्जिन्स का अर्लियर देखो यहाँ पे 13% का पूरा FY25 का 13.2% का मार्जिन था। ये ईयर के लिए PBT मार्जिन्स को मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव में भी 14% का यहाँ पे 14.5 का यहाँ पे गाइडेंस दिया है, मतलब डिस्पाइट ये जो सारे सिचुएशन है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स में भी अपने को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। सो ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा फाइनेंशियल टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल साइड से कंपनी के लिए। एंड थर्ड थिंग हम लोग अगर देखेंगे तो एक बजट में भी इसके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वाला की डेवलपमेंट था, जो था कि कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड श्रिम्प फीड
रीइंस्टेटेड एट 15%, रिवर्सिंग ऑफ प्रायर 5%। मतलब अभी क्या हुआ है कि जो कस्टम ड्यूटी लगता है, जो अगर जो फीडिंग है, श्रिम्प का जो फीड है या जो है उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, क्योंकि हायर अगर आप इंपोर्ट करें तो आपको सस्ता पड़ रहा था, तो वो डोमेस्टिकली हिट हो रहा था डोमेस्टिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो उसको बढ़ा के 15% कर दिए। सो दैट इज़ द वन ऑफ द और एक की सपोर्टिव पॉइंट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। सो ये जो थे वो 3-4 कैटलिस्ट थे। अभी जो स्टॉक में अपने को रैली देखने को मिला ये उसको सपोर्टिव डिमांड यहाँ से इम्प्रूव होने का चांसेस दिख रहा है, क्योंकि ये टैरिफ्स को हटा दिया गया है। रिजल्ट्स जो थे डिस्पाइट हेवी सिचुएशंस, यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया है। मैनेजमेंट ने आगे जाकर 10% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ बताया है। की नंबर्स पे यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ भी बताया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इशू चल रहा है। एंड ये जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर भी मैनेजमेंट का कमेंट था कि कंपनी को इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो यूएसए वगैरह से यूरोप से आता है। सो यहाँ पे कंपनी को मेजर इशू नहीं होगा। हालांकि अगर ये जो कंटेनर्स रहते हैं उसका कंटेनर मैनेजमेंट वाली कंपनी रहती है, क्योंकि वॉर के थ्रू कारण वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, तो वहाँ कंपनी को फेस करना पड़ सकता है, बट वो इनडायरेक्ट फिर एक्सपोजर आ जाता है। एंड अभी अगर टेक्निकली बात करेंगे तो देखो सेटअप मेरे हिसाब से अच्छा सेटअप है। एक अपवर्ड रैली, देन कंसोलिडेशन में आप देखो पूरा वॉल्यूम ड्राइड अप हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रहा है। उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर सेलिंग अगर आ भी रहा है तो उसको पूरा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। सो ये स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी। मुझे अगर इसको ट्रेड करना होगा तो मैं कैसे देखूंगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिले ये प्राइस से, एंड देन ब्रेकआउट में अच्छा खासा एक वॉल्यूम फिर से देखने को मिले, अच्छा खासा डिमांड देखने को मिले। मतलब हम लोग एक प्रॉपरली बोल सकते हैं कि इसका पूरा सप्लाई प्रेशर एब्जॉर्ब हो गया है, एंड अभी एक फिर से डिमांड रिटर्न हमने को देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड थिंग, मार्केट जब तक ठीक नहीं होता है तब तक सजेस्ट करूँगा कि न्यू पोजीशन ना एंटर करें, भले इसमें भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, बट मार्केट अगर अच्छा नहीं है तो आप एंट्री करके मतलब नहीं है, फिर वो ब्रेकआउट से बाद में वो फेकआउट में कन्वर्ट होते हैं। सो इट इज़ बेटर टू वेट पेशेंटली, जो हम लोग लास्ट 1.5 मंथ से भी करते आ रहे हैं। एंड चार्ट पैटर्न वाइज आई वुड से कि दिस इज़ अ गुड चार्ट पैटर्न, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आया गया होगा। सो टेक्नो फंडा एनालिसिस है, ये अपने को ट्रेडिंग के लिए लेके चल रहा है। अपन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे फंडामेंटल साइड से, टेक्निकल साइड से ही अपना पूरा व्यू रहेगा ये साइड में। फिर अपने को उसमें मोमेंटम कैच करने के लिए फिर 10, 20, 30% कितना भी अगर मोमेंटम मिले तो वो कैच करना है। बट इसी के साथ ऐसा नहीं कि आपका लॉस में नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है पोजीशन में। सो आपको स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलना है, इसके साथ भी आपका रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। ओके गाइज, सो दिस इज़ all for today. Have a nice day. Take care guys.